हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय इतिहास में पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास। इसका जो है सेकंड लेक्चर आज है और इसी के साथ ये मध्यकालीन भारत के इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको यही बताया है कि जिन लोगों ने पहले से हिस्ट्री को पढ़ रखा है वे इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ज़रूर लें। ज़रूर मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ। देखिए, जब आप एग्जाम नेशन हॉल में बैठेंगे ना, आपको खुद लगेगा कि इतना बस थोड़ा सा मैंने देखा है 1-2 घंटे की वीडियो और कितना आपका बेनिफिट हुआ है इसमें से। मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए, जो भी आपका आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो, क्योंकि आप भी जानते जो एग्ज़ाम है आरओ का और यूपीपीसीएस का बहुत ही नज़दीक है। तो आप इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ज़रूर एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। आप खुद देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या कवर करा रही थी, मध्यकालीन भारत के इतिहास। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मुगल वंश, मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन प्रमुख विदेशी यात्री, मुगल काल विविध, गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय, मराठा राज्य और संघ, उत्तर मुगल काल विविध और मध्यकाल विविध मिसलेनियस हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये सब लेक्चर हम इसमें कवर करेंगे। ये सारा टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर। आइए देखते हैं मुगल वंश। देखिए, मुगल वंश है जो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप देख रहे हैं कि मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि शासन की अवधि के बारे में। देखिए, बाबर का आप जानते हैं कि 1526 से 1530 तक ये शासन करते हैं। बाबर के बाद कौन आते हैं? हुमायूं आते हैं। फिर हुमायूं आते हैं, फिर अकबर आते हैं 1556 से 1605 ईस्वी में। फिर जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, फिर औरंगजेब आते हैं, फिर उत्तर मुगल काल आते हैं, जो कि चलता है हमारा 1707 से और 1857 ईस्वी तक। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए परिचय। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं बाबर को जानते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया हुआ था। तो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, आप बताइए, ये डेट पूछी जाती है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता है कब हुआ था, तो ये जरूर बताइएगा। वैसे बता दे रही हूँ कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें आपको पता है कि बाबर ने किनको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो इसी से शुरुआत होती है मुगल वंश की। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। देखिए, बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं। आपको पता है, अभी हमने बताया है, जो है तैमूर का वंशज है। ये पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे और माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज हैं। मूल नाम क्या है? जरुद्दीन मोहम्मद बाबर हैं। 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बने ये। जब ये शासक बने फरगना के, तब इनकी उम्र कितनी थी? लगभग 11 वर्ष थी। 11 वर्ष 4 महीने थी इनकी उम्र, यानी बाबर के बारे में। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि बाबर पिता की तरफ से किस वंश के थे, तो आप क्या बताएंगे? तैमूर। माता की तरफ से चंगेज खान के वंश के थे। इनका मूल नाम क्या था? जरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब आते हैं, हम देखते हैं इनके सैन्य अभियान के बारे में। देखिए, 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया। 1524 ईस्वी में लाहौर पर इन्होंने अधिकार किया, परंतु दौलत खान के कारण ये पीछे हट गए। लाहौर पर अधिकार किया, लेकिन दौलत खान के कारण ये पीछे हट गए। फिर 1525 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर कब्जा कर स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। ये कलंदर की उपाधि उसी समय ये धारण किए। युद्ध में जो युद्ध अपनाई गई थी, युद्ध में नीति पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध की नीति अपनाई थी, तो युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति अपनाई थी। बारूद, तोपखाना तथा घुड़सवार का इन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किया था। तो ये थे बाबर के सैन्य अभियान। और हम देखते हैं इनके युद्ध देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया था कि इन्होंने युद्ध कब किया है? पानीपत का प्रथम युद्ध है। इसी के साथ इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया है और मुगल साम्राज्य के ये संस्थापक बन गए हैं 1526 ईस्वी में। फिर खानवा का युद्ध आता है 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध लड़ते हैं किनके बीच में? तो राणा सांगा को इन्होंने
इन्होंने हराया था और उसी समय खानवा के युद्ध के साथ ही इन्होंने गाजी की उपाधि प्राप्त की। आपसे पूछा जाता है कि कौन से युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो ये है खानवा के युद्ध में। तो खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। आपसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चंदेरी के युद्ध। तो 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें मेदिनी राय को बाबर ने हरा दिया है। फिर होता है घाघरा का युद्ध। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें में बाबर और महमूद लोदी के बीच में, जिसमें महमूद लोदी हार जाता है। अब देखते हैं व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है। ये है तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान थे बाबर। मातृभाषा चगताई तुर्की की थी। 4 बाग शायरी तथा व्यवस्थित बागानों के निर्माण को इन्होंने बढ़ावा दिया। पानीपत, जो इसको बोलते हैं हरियाणा, तथा संभल उत्तर प्रदेश में मस्जिद का निर्माण करवाया। ये जो अपनी आत्मकथा लिखी है, आपसे पूछी जाती है, तुजुक ए बाबरी में तुर्की भाषा में इनकी आत्मकथा लिखी है। अब आइए हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए देखते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में। देखिए, जो बाबर के पुत्रों में हुमायूं जो है सबसे बड़ा पुत्र है। और कौन पुत्र होते हैं? कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। हिंदाल में हुमायूं जो है ये सबसे बड़ा पुत्र है। माता क्या है? वह माहम बेगम सिया, ये सिया बोलते हैं या माहम बेगम। ये हुमायूं कब बना? शासक 1530 में ये हुमायूं शासक बना। 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर इन्होंने प्रथम आक्रमण किया। देवरा तथा दौरा का युद्ध 1532 ईस्वी में होता है। इसमें इन्होंने विजय प्राप्त की। किसके द्वारा होता है? शेर खां द्वारा हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया गया है। क्या है? शेर खां द्वारा हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया गया है। देवरा या दोहरा का युद्ध 1532 ईस्वी में विजय मिली। अब देखते हैं इनके प्रमुख 4 युद्ध हैं। आपसे ये जो युद्ध है हुमायूं के बारे में पूछा जाता है। आपसे कभी डेट भी पूछ लिया जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था और किनके बीच में हुआ था। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539। डेट याद रखिएगा, कब हुआ है? जून। चौसा का युद्ध 1539 में। इसमें शेर खान विजेता रहे और शेर शाह की भी उपाधि धारण की इसी के साथ। ये देवरा या दौरा का युद्ध में अभी हमने बताया कि इसमें हुमायूं विजेता रहे। ये युद्ध कब हुआ? 1532 ईस्वी में। इसको हमने पहले बता दिए। अब एक आते हैं हमारे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है या बिलग्राम बोलो। हुमायूं और शेर खां बोलो चाहे शेर शाह बोलो। तो जो हुमायूं है शेर शाह से परास्त हो गया, यानी हार गया है। फिर होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में होता है, जिसमें हुमायूं विजयी होता है। देखिए, कहने का मतलब ये है, जो देवरा या दोहरा युद्ध होता है इसमें हुमायूं विजेता रहता है, और चौसा का युद्ध होता है इसमें जो शेर खां विजेता बन जाता है, और इसी के साथ इन्हें जो शेर खां है शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। फिर कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है, इसमें भी हुमायूं हार जाता है और शेर शाह जीत जाता है। फिर जो सरहिंद का युद्ध होता है इसमें हुमायूं विजयी हो जाता है। अब देखिए हुमायूं के बारे में। 1556 ईस्वी में दीनपनाह स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई है। देखिए 1555 ईस्वी में इसने क्या किया? सरहिंद का युद्ध जीता, जिसकी वजह से फिर से दोबारा सत्ता में आया, शासन में आया। फिर 1556 ईस्वी में दीनपनाह में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय लाइब्रेरी थी, उसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई है। और देखिए, अफगानों को हराकर दिल्ली की गद्दी पर पुनः प्राप्त की 1555 में। ठीक है, अभी हमने देखा है फारसी भाषा में कविताएं लिखने तथा चित्रकला का इसको शौकीन था हुमायूं। ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं ने कांधार तथा काबुल का क्षेत्र जीता। कब जीता है? 1555 में। ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं ने कांधार तथा काबुल का क्षेत्र जीता। कब जीता? 1545 में। हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। पुत्र अकबर का जन्म जो हुआ है 1542 ईस्वी में, पुत्र अकबर का जन्म हो गया। अपना राज्य खोया तथा अपने राज्य से निर्वासित हुआ। बताया था कि ये जब वो हार गया था उस युद्ध में, चौसा के युद्ध में, तो ये अपना राज्य खो दिया और अपना उस राज्य से निर्वासित हो गया। फिर इसने निकाह कर लिया, शादी कर लिया हमीदा बानो बेगम से। फिर उसका पुत्र हुआ अकबर हुआ। फिर इसने क्या किया? ईरान के शासक से
1545 ईस्वी में कंधार तथा काबुल का क्षेत्र जीता और इसे फारसी भाषा में कविता लिखने तथा चित्रकला का भी शौकीन था और अफगानों को हराकर पुनः 1555 में दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली। फिर इसने दीन पनाह स्थित सिरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई है। तो ये इसका था हुमायूं के बारे में था। तो आपको समझ में आ गई हुमायूं के बारे में आपको ध्यान कितना रखना है। ये 4 युद्ध हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में ध्यान में आप रखना है। और ये इतनी बातें जो ये अभी हमने बताया है ये भी ध्यान में आपको रखना और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए हम देखते हैं शेरशाह के बारे में। देखिए, संस्थापक सूर्यवंश का है, शेरशाह जो है संस्थापक सूर्यवंश का है। बचपन का नाम फरीद है। भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक है। देखिए, जो पहला अफगानी शासक है वो बहलोल लोदी था। कौन था पहला अफगानी शासक? वो बहलोल लोदी था। लेकिन दूसरा अफगानी शासक कौन है? शेरशाह, जिसको बचपन का नाम फरीद है। सुधार क्षेत्र इसने क्या किया? राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य एवं मुद्रा प्रणाली में भी इसने सुधार किया। प्रांत व सूबा सरकारों जिलों में विभक्त किया। उदाहरण बंगाल में शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन कराया। याद रखिए कि इससे क्वेश्चन बनते ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। चांदी का रुपया आपसे पूछा जाता है किसने प्रारंभ किया है, तो ये भी शेरशाह ने ही प्रारंभ किया। चांदी का रुपया और तांबे का दाम, मतलब कि इनके रेशियो कितना पाया जाता है? चांदी का रुपया 1/64 पाया जाता है। ठीक है, ये रेशियो आप ध्यान में रखिएगा, इससे पूछ लिया जाता है, विनिमय दर है। कलिंजर विजय, देखिए जो कलिंजर विजय है इसकी अंतिम विजय है। किसकी? शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह की मृत्यु हुई है, कब हुई है? मई 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई है। इसका मकबरा कहाँ बना है पूछा जाता है। बिहार में सासाराम में इसका मकबरा है। कृषकों की सहायता के लिए जो पट्टा और कबूलियत का भी इसने निर्माण किया। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का भी निर्माण कराया। सड़क ए आजम, ग्रैंड ट्रंक रोड पूछा जाता है किसने निर्माण करवाया है? ग्रैंड ट्रंक रोड, तो आप क्या बताएंगे? शेर खां। सोनार गांव यानी बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान तक इसने बनाया है। सोनार गांव से बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान ने सड़क ए आजम का निर्माण करवाया है। तो ये थे हमारे शेरशाह के बारे में। अब देखते हैं हम शेरशाह का प्रशासन। देखिए, इसका जो प्रशासन था 4 केंद्रीय विभागों की स्थापना की गई थी। कौन था? पहला था दीवान ए विजारत, जो राजस्व तथा वित्त से संबंधित था। फिर दीवान ए आरिज है सैन्य विभाग से। दीवान ए रिसालत, ये विदेश मंत्रालय है। दीवान ए इंसा, संचार विभाग है। ये 4 केंद्रीय विभागों की ये स्थापना की है। साम्राज्य का 47 सरकारों में विभाजन किया। सरकारें परगना में विभाजित की गई है। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होते थे। देखिए, सिकदार ए सिकंदरान सैन्य प्रशासनिक अधिकारी थे। मुंसिफ ए मुंसिफान न्यायिक अधिकारी थे। फौजदार खंजांची थे। कारकुन ये मुंशी होते थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं राजस्व और सैन्य प्रशासन। देखिए क्या है, भूमि की उपज और माप के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था। यानी कि जो भूमि की कितना उपज होगा और माप के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। किसानों को पट्टे जारी किए जाते थे। किसान काबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे को स्वीकार करते थे। अकाल राहत कोष की भी स्थापना किए थे ये, कि अकाल पड़े तब राहत कोष में उतना रहे, अकाल के समय हम उसका यूज कर सके। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का मानकीकरण भी किया था, अभी हमने बताया है। घुड़सवार सेना स्थायी सेना कर दिया गया था। सैनिकों का वर्णनात्मक भूमिका इसमें किया है। घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन कराया इसने, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं अकबर के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि किसकी मृत्यु होने के बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है अकबर। देखिए अकबर का जन्म अभी बताया कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? अमरकोट के राजा बीर सारकिल के किले में जन्म होता है। राज्याभिषेक कब होता है? 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक होता है। शाह अब्दुल माली या फरजत पुत्र अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार किए हैं।
ये है शाह अब्दुल माली अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से ये इनकार कर दिए हैं। राज्याभिषेक बैरम खां की देख रेख में मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया था। बैरम खां की देख रेख में मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया था। बैरम खान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। आइए देखते हैं। जो बैरम खान थे ये अकबर के संरक्षक थे, प्रधानमंत्री वकील नियुक्त हुए। खान की इनको उपाधि मिली है। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री हरका भाई से इनका विवाह हुआ है। विवाह से फिर इनकी हरका भाई से ही सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ है। समर्थक क्या है? ये समर्थक चिश्तिया संप्रदाय के समर्थक थे। ये इम्पॉर्टेंट है, इनके जितने भी सारे ये इन्होंने ये सब किया है, ये इसमें कितने सन में कौन से किया, इम्पॉर्टेंट है। देखिए 1562 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा का समाप्त कर दिया है, इन्हीं के अंत कर दिया है। फिर 1563 में तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया है कि जो तीर्थ पे कर लगता था यात्रा करने पे उसको भी समाप्त कर दिया है। फिर 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया है और फिर जजिया कर 1575 ईस्वी में पुनः लागू हो गया है। ठीक है, जजिया कर समाप्त कर दिया गया है 1564 में, फिर 1575 में पुनः लागू कर दिया गया है। फिर देखिए फिर 1569 ईस्वी में जजिया कर पुनः समाप्त कर दिया गया। 75 में लागू हुआ, फिर कुछ समय बाद फिर समाप्त कर दिया गया। बाल विवाह तथा सती प्रथा को रोकने का भी इन्होंने प्रयास किया। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया है? तो 1562 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप रखिएगा। तीर्थ यात्रा उसी के बाद। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मीर बख्शी सैन्य विभाग का ये प्रमुख होता था। सैन्य वेतन और संगठन का कार्य करता था। 1573 से 74 ईस्वी में घोड़े दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन हुआ। मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन हुआ। मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर घोड़े मतलब कि सैन्य संगठन हुआ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं ये है क्या? मनसबदारी व्यवस्था है क्या? आपसे पूछा जाता है। देखिए मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में क्या था? मनसब एक होते हैं मनसबदार, एक है दशमलव आधारित प्रणाली पर आधारित। मध्य एशिया से प्रेरित था ये। शासनकाल के ये 19वें वर्ष में प्रारंभ किया गया। 3 प्रकार के होते थे। देखिए मनसबदारी व्यवस्था में जो मनसब होते थे उन्हें श्रेणी या पद दिया जाता था। मनसबदार श्रेणी या पद प्राप्त अधिकारी होते थे। ये जो था दशमलव प्रणाली पर आधारित था। मध्य एशिया से ये प्रेरित थे और ये कब स्टार्ट किए अकबर ने? शासनकाल के 19वें वर्ष में प्रारंभ किए थे। 3 प्रकार के थे। एक क्या थे? मनसबदार, अमीर ए आजम। ओके ठीक है। अब आइए हम देखते हैं अकबर की धार्मिक नीति। देखिए अभी हमने बताया कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर समाप्त कर दिया। अच्छा अभी बताइए कि तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किए हैं अकबर ने? तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए हैं। और जजिया कर कब समाप्त कर दिए हैं? तो जजिया कर हमारे समाप्त किए हैं 1564 में समाप्त किए हैं और फिर उसको फिर पुनः लागू हो गया है। 1575 में फिर से लागू हुआ है, फिर 1569 में फिर से समाप्त कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों कर समाप्त कर दिए गए हैं। इबादत खाना पूछा जाता है क्या होता है? ये पूजा घर होता है। इसका निर्माण कब कराए थे? 1575 में। 1575 में इबादत खाना ये पूजा घर का निर्माण करवाए थे। 1569 ईस्वी में मजहर जारी किए थे। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रतिपादन किए थे। सुलह ए कुल सभी को शांति के दर्शन का प्रचार दिए थे। शेख मुबारक अकबर के धार्मिक गुरु थे। अब आइए अकबर की प्रमुख सैन्य विजय। देखिए 1562 ईस्वी में मालवा पर ये इन्होंने विजय प्राप्त की। फिर 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती के गोंडवाना क्षेत्र की विजय प्राप्त की। 18 मार्च 1569 में क्या है? 18 मार्च 1569 यानी कि 1569 रणथंभौर की विजय प्राप्त की। फिर 1573 ईस्वी में त्वरित आक्रमण कर गुजरात इन्होंने विजय प्राप्त की। फिर दाऊद खान को हराकर बिहार तथा बंगाल पर इन्होंने कब्जा किया है। तो ये थे इनके अकबर के प्रमुख सैन्य विजय हैं। अब आते हैं देखते पूछे जाते हैं अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं? आपसे नवरत्न के नाम पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो नवरत्न में कौन कौन है? याद करिए। राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल जिनका मूल नाम था महेश दास, मुल्ला दो प्याजा,
तानसेन जिनका मूल नाम था रामतनु पांडे, फ़कीर अजीउद्दीन सूफी संत गायक एवं सलाहकार थे। फ़कीर अजीउद्दीन जो थे सूफी संत गायक एवं सलाहकार थे। अबुल फजल थे। मिर्जा राजा मान सिंह थे। फैजी राज जी ये कवि थे। तो ये जो थे अकबर के 9 रत्न थे। एक बार ये और रिपीट करते हैं। राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, फ़कीर अजीउद्दीन और अबुल फजल, मिर्जा राजा मान सिंह, फैजी, ये सब थे अकबर के 9 रत्न। अब आइए देखते हैं आईने दही सलाह। यह है क्या? अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष में ये प्रारंभ किए थे। वास्तविक प्रणेता इनको कहाँ से मिला था? ये कौन थे? टोडरमल थे। अन्य नाम क्या था? टोडरमल बंदोबस्त हैं। अब आइए देखते हैं तौहीद ए इलाही, इसका अन्य नाम क्या है? दीन ए इलाही। इसका 1582 ईस्वी में प्रतिपादन किया गया है तौहीद ए इलाही का। सभी धर्मों के मूल सिद्धांत इसमें सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया गया। वास्तव में सूफी सुलह कुल पर आधारित एक विचार पद्धति थे। इसके जो पुराण पुरोहित कौन से थे? अबुल फजल थे। तौहीद ए इलाही जिसको नाम बोलते दीन ई इलाही, कब पूछा जाता है कि दीन ई इलाही कब प्रतिपादन किया गया है? तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रतिपादन किया गया था। अब देखिए कुछ तथ्य हैं। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को कहा है स्थापत्य कला का मोती। अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया अन्य नाम क्या है? अकबर ने गुजरात विजय के बाद जो सीकरी थे उसको नाम दे दिया गया था फतेहपुर सीकरी, जो कि आज भी है। अकबर ने सिकंदरा का नया नाम रखा है बहिस्ताबाद। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की है फैजी की अध्यक्षता में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समकालीन भारतीय शासक कौन था? अकबर थे। अमेरिका के खोज का उल्लेख किया है किसने? अमेरिका की खोज के अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इबादत खाने की स्थापना कब हुई? हमने बताया है कि 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, इबादत खाने की स्थापना हुई है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जहांगीर के बारे में। देखिए जहांगीर का जो जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को इनका जन्म होता है। आइए देखते हैं हम मानबाई कौन है? इनकी जो है जहांगीर की पहली पत्नी है। ये आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री हैं और राजा मान सिंह की बहन है ये मानबाई। अब आइए जगत गोसाई कौन है? उपाधि इनको क्या मिला है? मलिका ए जहां। ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री है और शहजादा खुर्रम की ये माँ है, जगत गोसाई है। अब देखिए इनका जो राज्याभिषेक हुआ है जहांगीर का, ये इनका है कब हुआ है? 1605 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आगरा के किले में हुआ है। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, ये गाजी की उपाधि इनको मिली है। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इनको मिला है। दो अस्पा मतलब क्या होता था कि आपसे पूछ लिया जाता है। दो अस्पा मीन्स क्या होता है? सवार पद के दुगने घोड़े, जो सवार पद हैं उसके दुगने घोड़े। सिंह अस्पा मतलब क्या होते हैं? सवार पद के 3 गुने घोड़े। ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मेवाड़ की जो संधि हुई थी 1615 ईस्वी में हुई थी राणा अमर सिंह के साथ। राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जहांगीर ने राणा को चित्तौड़गढ़ वापस कर दिया, राणा को चित्तौड़गढ़ दे दिया है, संधि हुई थी। जुंटा दल क्या है? नूर जहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया है। जुंटा दल है जो है नूर जहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया है। अन्य प्रमुख सदस्य कौन है? इसमें है इत्मदौला, मिर्जा गियास बेग भी इनको बोलते हैं, अशमत बेगम है, आसम खां है, शहजादा खुर्रम है, जुंटा दल में है। अब आइए हम देखते हैं इसमें विलियम हॉकिंस विदेशी शिष्टमंडल। आइए हम देखते हैं विदेशी शिष्टमंडल में सबसे
सबसे पहले हम देखेंगे विलियम हॉकिंस के बारे में। ये हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बनकर आए थे। कब आए थे? जहांगीर के शासन में, तथा प्रतिनिधि बनकर आए थे। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले प्रथम अंग्रेज हैं। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन है? विलियम हॉकिंस हैं। जहांगीर द्वारा इनको इंग्लिश खां की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। फिर कौन आए थे? सर थॉमस रो आए थे। ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। किसके थे? ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत में थे। अजमेर में कहाँ थे उस समय? ये जो थे जहांगीर अजमेर में थे। अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित थे। बादशाह के साथ शिकार भी करने गया था। जो सर थॉमस रो था बादशाह के साथ शिकार भी करने गया था वहाँ पे अजमेर में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अब देखिए फ्रांसिस्को पिलसर्ट, ये डच पर्यटक थे। ये जो है फ्रांसिस्को पिलसर्ट थे, ये डच पर्यटक थे। अब हम आइए देखते हैं स्थापत्य, साहित्य और चित्रकला। ये देखते हैं। देखिए जहांगीर के सर्वोच्च चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। पूछा जाता है कि उस्ताद मंसूर कौन है? ये जहांगीर के सर्वोच्च चित्रकार थे। नादिर उल असर भी इनको बोलते हैं। ये पक्षी विशेषक चित्रकार हैं। अबुल हसन ये भी हैं। नादिर उज जमान विशेष व्यक्ति विशेष चित्र में इनको महारत मिला हुआ है। इनको व्यक्ति विशेष चित्र में महारत मिला है। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा लिखी हुई है। किसमें? वो भी फारसी में लिखी हुई है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं जहांगीर का मकबरा। इनका जो मकबरा है शाहदरा यानी लाहौर में है। इत्मद्दौला का भी मकबरा है। इत्मद्दौला ने इनकी मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनाया था। अपने पिता इत्मद्दौला की याद में नूरजहां ने इत्मद्दौला का मकबरा बनाया है। और ये कैसा? पूर्णतः संगमरमर द्वारा निर्मित है। प्रथम मुगल इमारत है जो कि पूर्णतः संगमरमर द्वारा निर्मित है। पितृदुरा का प्रयोग किया गया। पित्रादुरा का भी इसमें प्रयोग किया गया है इत्मद्दौला के मकबरे का। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां के बारे में। देखिए इनका जो जन्म हुआ है 1592 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था, जगत गोसाई है। इनकी प्रिय पत्नी कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको बोलते हैं मुमताज महल। जो ताजमहल इन्हीं की याद में बनाया गया है। राज्याभिषेक इनका कहाँ किया गया? आगरा में किया गया है। राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई थी। इनको उपाधि कौन सी मिली है? अबुल मुजफ्फर सिहुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए शाहिनी की इनको उपाधि मिली हुई है। अब और हम देखेंगे इनका साम्राज्य विस्तार है 1633 ईस्वी में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हुआ है। अहमदनगर मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित हुआ है? तो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो 1633 ईस्वी में सम्मिलित हुआ है। संधि क्या हुई है? गोलकुंडा और बीजापुर से संधि किए हैं। देखिए जो औरंगजेब हैं ये आए हैं। ये देखिए दक्कन के सूबेदार कब बने हुए हैं? 1636 से 1644 ईस्वी तक दक्कन के सूबेदार रहे हैं। 1653 से 1658 ईस्वी तक भी ये दक्कन के सूबेदार रहे। कंधार जो है शाहजहां के अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। जो शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से कौन निकल गया था? कंधार निकल गया था। अब आइए हम देखते हैं शासनकाल। मुगल काल में स्थापित कला का स्वर्ण युग कहते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासन के दौरान था? तो आप क्या बताएंगे? ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान था। फारसी भाषा में दो शैली, एक थी भारतीय फारसी और दूसरा था ईरानी फारसी। अब देखिए कलीम राज कवि इसमें नियुक्त हुए। कविंद्राचार्य जो हैं शाहजहां के आश्रित कवि थे। कविंद्र कल्पलता की रचना की गई है। बादशाह से निवेदन कर बनारस एवं इलाहाबाद प्रयागराज में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया है। बादशाह से इन्होंने निवेदन किया है कविंद्राचार्य ने, तो बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था उसको समाप्त करवाया था। इनको जो उपाधि मिली है सरस्वती की उपाधि मिली है। अब आइए हम देखते हैं स्थापत्य। देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद एवं आगरा के ताजमहल का निर्माण भी इन्हीं ने कराया है।
दीवान ए आम, दीवान ए खास, दिल्ली का लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद जो आगरा में है आदि का निर्माण करवाए हैं। ताज आपसे पूछा जाता है कि दीवान ए आम किसने निर्माण करवाया है, तो शाहजहां ने। दीवान ए आम, दीवान ए खास, दिल्ली का लाल किला, ये सब कुछ निर्माण करवाए हैं शाहजहां ने निर्माण करवाए हैं। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय किया गया। जो ताजमहल में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय किया गया है। दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना की गई है। अन्य कार्य क्या है, सिजदा एवं जमीन बोस की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सिजदा एवं जमीन बोस की प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं औरंगजेब के बारे में। देखिए जो इनको उपाधि मिली है आलमगीर यानी कि ये जिनको बोलते हैं विश्व विजेता, इनकी उपाधि मिली है। नक्शबंदी संप्रदाय से ये प्रभावित थे। फतवा ए आलमगीरी किसको बोलते हैं, औरंगजेब को। और देखिए 1681 से 1682 ईस्वी में दक्कन का ये दौरा किए, तभी हमने देखा था। बीजापुर का जो विजय है 1686 ईस्वी में की थी, ये इंपॉर्टेंट है। गोलकंडे का विजय 1687 ईस्वी में किए थे। राज्याभिषेक 2 बार हुआ, पहला हुआ है 21 जुलाई 1658 को, दूसरा कौन हुआ है 5 जून 1659 को हुआ है इनका 2 बार राज्याभिषेक। लगभग 49 वर्ष तक शासन काल किए हैं। कब तक, ये 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब किए हैं। अब आइए हम देखते हैं और कुछ औरंगजेब के बारे में। ये देखिए 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिए हैं। जो जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिए थे, वो जजिया कर फिर से लागू हो गया है। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन आदि पर भी पाबंदी लगा दिया गया। राबिया उद दौरानी के मकबरे का भी निर्माण कराया है आजम शाह की निगरानी में। अन्य नाम क्या है, बीबी का मकबरा। ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली का भी निर्माण करवाया है। द्वितीय ताजमहल की इसको उपाधि दिया गया है, राबिया उद दौरानी के मकबरे को। अब देखिए दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाए हैं। देखिए एक मोती मस्जिद कहाँ है, आगरा में है। जो आगरा में है उसका निर्माण किसने कराया है शाहजहां ने, याद रखिएगा। और जो मोती मस्जिद दिल्ली में है उसका निर्माण जो कराए हैं, ये कहाँ पे कराए हैं, ये कौन कराया है, औरंगजेब, याद रखिएगा। जहां आरा को शाहीबाद उज जमानी की उपाधि इन्होंने दिया है। संत समर्थ रामदास ये समकालीन थे। संत समर्थ रामदास अब देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन। मुगल कालीन प्रशासन में सबसे पहले हम देखेंगे मीर बख्शी। जो मीर बख्शी होते थे ये क्या थे, सैन्य विभाग का प्रधान होते थे। सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर होते थे। सरखत नामक प्रमाण पत्र होता था, उस पर हस्ताक्षर किया जाता था। सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित होता था। प्रांतों के बख्शी जो थे ये इसके नियंत्रण थे, मीर बख्शी के। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण होता था। सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी होते थे। वेतनाधिकारी सर जदुनाथ सरकार के अनुसार नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं है। वेतनाधिकारी के अनुसार क्या है, वेतनाधिकारी नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं है। अब देखेंगे हम लोग घुड़सवार सैनिक। देखिए जो घुड़सवार सैनिक में हम देखेंगे अहदी क्या थे, जो अहदी थे ये बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक होते थे। बादशाह के अंगरक्षक के रूप में ये कार्य करते थे। दाखिली क्या होते थे, बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक होते थे। मनसबदारों के नेतृत्व में ये कार्यरत थे। अब आइए देखते हैं अब हम देखेंगे मदद ए मास क्या है, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि होती थी। अन्य नाम क्या है, सयूर गल है। शद्र क्या है, दान की जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता है। स्थानांतरण का अभाव होता था। अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से होता था। मनसबदारी व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। देखिए मनसबों की जो कुल संख्या थी 66 थी, व्यवहार में 33 प्रचलित थी। कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद होते थे। अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 44वें वर्ष में जात और सवार की दोहरी व्यवस्था लागू की गई थी। पहली कोटि जात के अनुरूप सवार होते थे और दूसरी कोटि जो होते थे जात के आधे या उससे अधिक सवार होते थे। तीसरी कोटि क्या होते थे,
जात के आधे से भी कम सवार होते थे। सवार पद, जो सवार पद होते थे जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकते थे। जो सवार पद होते थे जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। सैन्य और असैन्य अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग में लाया गया है। सिक्के देखिए, इसमें क्या है, सिक्के। सिक्के देखिए, मुगल कालीन हम प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जो सिक्के हैं टकसालों में सोने, चांदी एवं तांबों के सिक्कों की ढलाई की गई है। अकबर के समय क्या हुए हैं, राम सीता की आकृतियों वाले सिक्के चलाए गए हैं। राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के हैं। देखिए दाम क्या है, तांबे का सिक्का 1 रुपया 40 दाम। जो तांबे का सिक्का है तांबे का सिक्का है दाम, और 1 रुपया जो बराबर है 40 दाम के बराबर है। अब आइए जहांगीर के बारे में। सिक्कों पर जहांगीर की आकृति अंकित की गई थी। कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का भी नाम अंकित हमें देखने को मिलता है। हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित आकृति इनकी बनी हुई है। नेक्स्ट आइए देखते हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। सबसे पहले हम देखेंगे अकबर। अकबर के समय में कौन थे, तानसेन प्रमुख ध्रुपद गायक थे। ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम क्या था, अभी हमने देखा था, रामतनु पांडे था। अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे। अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये थे। अकबर द्वारा कंठाभरण वाणी यानी कि बिलास की उपाधि इनको दी गई थी। इनको तानसेन को। मोहम्मद शाह जो रंगीले थे इनका ख्याल गायन लोकप्रिय थे। अब आइए हम देखते हैं औरंगजेब जो संगीत पर इस्लामी विरोधी थे। इन्होंने संगीत पर पाबंदी लगा दिए थे। स्वयं एक कुशल वीणा वादक थे जो कि औरंगजेब। अब आइए हम देखते हैं चित्रकला के बारे में। हुमायूं के चित्रकार अभी हमने देखा था मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद, ठीक है। अकबर के चित्रकार कौन थे, दसवंत आत्महत्या कर लिए थे और बसावन ये अकबर के चित्रकार थे। जहांगीर के याद रखिएगा, देखिए हुमायूं के मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद थे। अकबर के दसवंत बसावन थे। जहांगीर के चित्रकार कौन थे, अबुल हसन उस्ताद हसन। अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई थी। अन्य तथ्य क्या है, जहांगीर से संबंधित मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का कुशल ये पारखी थे। अब आइए देखते हैं कुछ मिसलेनियस। फारसी थे ये मुगलों की राजभाषा थी और नस्तालिक जो थे ये फारसी लिपि थे। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं मुगल कालीन साहित्य। देखिए जो गुलबदन बेगम थी ये बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री कौन थी, गुलबदन बेगम। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है हुमायूं नामा है। बाबर और हुमायूं का इतिहास इसमें हुमायूं नामा में वर्णन किया गया है। हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया गया है हुमायूं नामा में। अकबर के आदेश पर ये लिखे हुए थे हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग लेखक और पुस्तक का नाम है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताइए एक लेखक दिया है और पुस्तक में है। देखिए जो है निजामुद्दीन अहमद कौन सी पुस्तक लिखी है, तबकात ए अकबरी। अब्बास खान सरवारी तारीख है शेरशाही। हसन निजामी इंपॉर्टेंट है, ताज उल मासिर। हसन निजामी ताज उल मासिर। अब देखिए ख्वांद मीर जो है ये कानून ए हुमायूनी लिखे हैं। भीम से नुक्सा ए दिलकुशा। मिर्जा मोहम्मद काजिम जो है आलमगीर नामा लिखे हुए हैं। गुलाम हुसैन सियार उल मुख्तरीन लिखे हुए हैं। मोहम्मद सालेह जो है आलम ए सालेह लिखे हुए हैं। इनायत खान जो है शाहजहां नामा लिखे हैं। चंद्रभान ब्रह्मान चहार चमन लिखे हैं। मोतमिंद खां ये इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखे हैं। देखिए सब तो इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं। अब एक दो बार ध्यान रख लीजिएगा तो वहाँ पे आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा ना तो आप लगा सकेंगे ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट देखिए अहमद अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा। अबुल फजल इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने क्या लिखा है, अकबर नामा आईने ए अकबरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केशव दास रामचंद्रिका रसक प्रिय इंपॉर्टेंट है। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर गंगा लहरी। पंडित जगन्नाथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये लेखक और पुस्तक। मुगल कालीन प्रमुख विदेशी यात्री का नाम आता है टेओनियर का। ये शाहजहां के
शासनकाल में भारत की यात्रा की है। ये पेशे से जौहरी थे, 6 बार पूर्व की यात्रा कर चुके हैं। पुस्तक इनकी कौन सी है? द 6 बायजेस ऑफ जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ट्रेवनियर की। अब आइए विदेशी यात्री। देखिए विदेशी की यात्री के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे निकोलो मनुची के बारे में। किसके बारे में? निकोलो मनुची। ये कौन थे? ये इतालवी यात्री थे। दारा सिको की सेवा तोपची के रूप में इन्होंने किया है। बाद में चिकित्सक का पेशा भी इन्होंने किया है। स्मरण क्या है? स्टोरिया दो मोगोर। उपनाम क्या है? 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण है। अब आइए देखिए विदेशी यात्री और भारत में यात्रा की अवधि, ये आपसे पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। जो रॉल्फ फिच थे इन्होंने भारत की यात्रा कब की है? 1583 से 1586 ईस्वी के बीच में। हॉकिंस ने 1608 से 1611 ईस्वी तक रहे ये। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी में। मनुची 1653 से 1708 ईस्वी में मनुची है। अब आइए हम देखते हैं मुगल काल विविध मिसलेनिया शब्द देखते हैं। हेमराज है क्या? इनका तत्कालीन स्रोतों का नाम बक्काल, रेवाड़ी में सोरों का व्यापारी थे। ये इस्लाम शाह की सेवा में थे। आदिल शाह के समय सम्मान एवं कद इनका बढ़ा है। हेमू का वजीर और सेनापति बने हैं ये। तरदी बेग को परास्त कर विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की है। देखिए हम मिसलेनियस पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। खानवा का युद्ध आपको पता है, अभी हमने बताया है कब हुआ है? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में तो पानीपत का युद्ध हुआ है। 1526 ईस्वी में पानीपत, फिर पानी के बाद खाना आता है, यानी कि खानवा का युद्ध 1527 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। फिर चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध होता है 1698। ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम लोग कुछ देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर ने किया था राणा सांगा के विरुद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं ने, जो शेर शाह के विरुद्ध था। खुसरो का विद्रोह जहां गिर था उसमें संबंधित शासक। खानवा का युद्ध बाबर ने किया था राणा सांगा के विरुद्ध, जो कि अभी हमने ये सब देखा है। अब आइए हम लोग देखते हैं मध्यकाल विविध मिसलेनियस देखते हैं कुछ। अमरम क्या है? विजयनगर में नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए दिया गया विशेष भूखंड है अमरम। आपसे पूछ लिया जाएगा अमरम है क्या, तो आप क्या बताएंगे? विजयनगर में नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले या उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए दिए गए विशेष भूखंड, यानी क्या है? विशेष भूखंड अमरम है, जो इनको वेतन के बदले दिया जाता था। मोकासा क्या है? मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए देना होता था। चौथ की आय का। सूरत बंदरगाह अन्य नाम बाबुल मक्का या मक्का द्वार है। अब आइए देखते हैं कुछ प्रश्न है। प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाली विदेशी यात्री का नाम क्या था? अभी हमने देखा था ट्रेनियर है। भारतीय व्यापारी जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारियों को कहा जाता था मौलिम तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था गोलाकार यंत्र से। मराठों से होलकर वंश की शासिका थी अहिल्या बाई। मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। गोंडवाना के राजा हिंदू राज्य के योग्य शासिका थी दुर्गावती थी। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय, जो कि हमने पहले भी थोड़ा देखा था, अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। गुरु नानक देखिए इनसे जब ने पूछ लिया जाता कहाँ हुआ है? तलवंडी में हुआ है। 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ है, ननकाना साहिब में। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब जिले में स्थित है। पूर्व में शेखपुरा जिले का ये भाग है। देखिए जो वर्ष 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती का आयोजन किया गया है। इनका जो मृत्यु हुआ है 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई है। किनकी? गुरु नानक की। इनकी जो कथा इनका क्या है? ये कहते हैं कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता है, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती है। ये कथन पूछा जाता है किसका है? तो गुरु नानक का है। शिक्षाएं इन्होंने क्या दी है? ये एकेश्वरवाद में विश्वास और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिए हैं। इनकी रचनाएं क्या है? जपजी साहिब, 12 माह और दखनी ओंकार आदि इनकी रचना है। अब आइए हम देखते हैं कुछ विशेष तथ्य। सिकंदर लोदी ने
1489 से 1517 के समय सिख धर्म की स्थापना की। सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की है। गुरु का लंगर नामक मुक्त सामुदायिक रसोई की भी शुरुआत की है, हमने बताया था। उदासी नामक धर्म प्रचार यात्रा का भी प्रारंभ किया गया है। संसार के 9 क्षेत्रों यानी 9 खंड में भी यात्रा का भी वर्णन इसमें किया गया है। अब हम देखेंगे सिख गुरु परंपरा। हम सबसे पहले बात करेंगे गुरु अंगद की। इनका मूल नाम भाई लहना, गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी, ये द्वितीय गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी एक द्वितीय सिख गुरु थे। पहले कौन थे? गुरु नानक थे, जो कि सिख धर्म की स्थापना किए थे गुरु नानक ने। फिर कौन आते हैं? गुरु अंगद। और देखिए गुरु लिपि मुखी के ये जनक भी थे। गुरु मुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद थे। स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का इन्होंने संकलन किया था। जो गुरु अंगद का जो कार्यकाल था 1539 से 1552 ईस्वी तक। अब कौन आते हैं? देखिए सिख गुरु परंपरा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं। देखिए फिर आते हैं कौन है? गुरु अमरदास आते हैं। ये धार्मिक साम्राज्य को 22 गद्दियों में बांटे हैं। सिख विवाह परंपरा, आनंद कारज और सरल विवाह पद्धति लवन और प्रचलित की इन्होंने। फिर आते हैं गुरु रामदास ने। ये अमृतसर की स्थापना की। पूछा जाता है अमृतसर की स्थापना किसने की है? तो गुरु रामदास ने ही की है। ये अकबर द्वारा प्रदान की गई 500 बीघा जमीन पर इन्होंने गुरु पद को इन्होंने पैतृक बनाया है गुरु रामदास ने। अब कौन आते हैं? अब आते हैं गुरु अर्जुन देव। ये आदि ग्रंथ का संकलन किए हैं। अमृतसर में दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना की है। तरन तारण और करतारपुर नगर बसाए हैं इन्होंने। विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा इनको कैद कर लिया गया और फांसी दे दिया गया है। जहांगीर ने इनको फांसी दे दिया है। अब आइए हम देखते हैं। अब देखिए गुरु हरगोबिंद अकाल तख्त की स्थापना की है और सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला है। अमृतसर की रक्षा हेतु लाहौगढ़ किले का निर्माण किया है। पीरी और मीरी 2 वस्त्र हैं। पीरी जो आध्यात्मिक और मीरी कौन है? सांसारिक प्रभुत्व के पूरक हैं। कीरतपुर नगर की ये स्थापना किए हैं। अब आइए गुरु हर राय। ये दारा सिखों का समर्थन किए हैं। औरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को इन्होंने भेजा था। गुरु हर किशन कौन है? सबसे कम अवधि के हैं। 8 वर्ष से कम आयु में चेचक की इनकी मृत्यु हो गई है। बाल गुरु उपनाम इनको दिया गया है। गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब की स्थापना किए गए हैं। किसानों का नेतृत्व तथा कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए इनका संघर्ष हुआ है। आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की यात्रा किए हैं। इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया। याद रखिएगा, एक है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया था और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। शहीद स्थल पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली में शहीद स्थल पर। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह ये आए हैं। इन्होंने खालसा की स्थापना कब की है? 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की है। धर्माचार पाहुल के ये प्रवर्तक हैं। नाम के साथ सिंह तथा कौर लगाने का भी प्रारंभ किए हैं। इनकी रचनाएं कौन से हैं? जफरनामा, विचित्र नाटक, चंडी दीवार इनकी रचना है। 5 ककार कौन से हैं? कड़ा, कृपाण, कंघा, केस और कच्छा का प्रयोग इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। निर्मल की स्थापना सिख धर्म को दी जाने वाली पदवी है। बहादुर शाह से संधि और एक बड़ा मनसब प्राप्त किया। उसके साथ दक्षिण अभियान पर गए। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरकार द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। समाधि स्थल पर हजूर साहिब गुरुद्वारा बन गया है। हजूर साहिब गुरुद्वारा बन गया है। नांदेड़ में एक अफगान सरकार द्वारा हत्या कर दी गई है। अफगान सरदार द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। अब आइए हम लोग देखते हैं मराठा राज्य और संघ। सबसे पहले मराठा राज्य और संघ में
आइए देखते हैं शिवाजी के बारे में। देखिए इनका जो परिचय, इनका जन्म जो हुआ था सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। राजधानी जो थी इनकी रायगढ़ थी। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? बनारस के पंडित विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक हुआ है। अफजल खां का ये वध किए थे 1659 में। और देखिए इन्होंने क्या किया, 1665 ईस्वी में जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि। आपसे पूछा जाता है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि कब की थी, तो 1665 में। 1666 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा आगरा में इनको कैद कर लिया गया है। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। 1680 में इनके निधन हो गया था। अब देखेंगे हम शिवाजी के अष्टप्रधान। देखिए अष्टप्रधान इनके भी पूछे जाते हैं। एक थे, कौन थे? पेशवा थे, राजा के प्रधानमंत्री थे। एक थे आमत्या मजूमदार, ये वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। वाकिया नवीस या मंत्री, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखते थे। ये सचिव या सुरुनवीस, ये थे राजकीय पत्रे व्यवहार का कार्य करते थे। न्यायाधीश जो है ये मुख्य न्यायाधीश थे। और देखिए ये क्या है, सुमंत दबीर, ये विदेश मंत्री थे। सेनापति सर ए नौबत, सैनिक की भर्ती, संगठन एवं रसद का प्रबंध करते थे। और थे पंडित राव, ये करते थे विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। तो ये थे शिवाजी के अष्टप्रधान। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्टप्रधान थे। तो कौन कौन से थे अष्टप्रधान? पेशवा, आमत्य, वाकिया, सचिव, न्यायाधीश, पंडित राव, सेनापति सर ए नौबत, सुमंत व दबीर थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 में। सदाशिवराव भाऊ और मराठा सेना थे और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ा गया था। उस समय तात्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा। इसमें जीता कौन है? अहमद शाह अब्दाली ही जीते हैं। इसकी मूवी भी बनी है, आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें बताया गया है। काशी राज पंडित ये प्रत्यक्षदर्शी थे। यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी था। व्यापारी कौन थे? कुरसंदेश बालाजी बाजीराव को 2 मोती बिलीन, 22 सोने की मुहरें लुप्त की गई। चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना नहीं की गई है। अब नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, आइए देखते हैं। साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 तक मराठों का नेतृत्व किया है। किसने? राजा राम ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई के पास था। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद पर कार्यकाल क्या है? 1713 से 1720 ईस्वी तक। 1720 ईस्वी में साहू ने पेशवा नियुक्त किया है किसको? बाजीराव प्रथम को। पेशवा का पद पैतृक बना किसके समय में? बालाजी बाजी राव के समय में। संगोला की संधि इंपॉर्टेंट है, ये कब हुई संगोला की संधि? 1750 ईस्वी में क्रियान्वित हुई। संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी हुई। मराठा संगठन का वास्तविक सेना पेशवा बने हैं। मराठा संगठन के वास्तविक सेना पेशवा बने। अब हम देखेंगे उत्तर मुगल काल, जिनका जो है 1707 से 1857 की क्रांति ईस्वी तक। सबसे पहले हम देखेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। अन्य नाम क्या है इनका? शाह आलम। मूल नाम क्या है? मुअज्जम। शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक। अन्य नाम क्या है? साहिब बेखबर, सफ़ी खां द्वारा प्रदान किया गया है। 1712 से 1713 ईस्वी तक शासनकाल में नितात आयोग ये घोषित हुए हैं। जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी इन्होंने प्राप्त की है। फर्रुखसियार से परास्त किए गए हैं और 1713 ईस्वी में इनकी हत्या की गई है। अब कौन आते हैं? जहांदार शाह आते हैं। अब देखिए
ये जो अभी हम बता रहे थे जहांदार शाह के बारे में ही बता रहे थे। ये जो था इनका 1712 ईस्वी में तक था शासनकाल में। नितांत आयोग घोषित क्या से पूछा जाता है कि कौन से थे वो उत्तर मुगल काल में कौन से शासक थे जो आयोग घोषित किए गए हैं, तो वो जहांदार शाह थे। ये फर्रुखसियर से हार गए थे और 1713 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई है। अब आइए हम देखते हैं फर्रुखसियर के बारे में। ये 1717 ईस्वी का इन्होंने फरमान जारी किया था। वही फरमान हमारे लिए बहुत गलत साबित होता है। अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चूंगी दिए व्यापार करने के लिए अधिकार की पुष्टि की, यानी 1717 ईस्वी में इन्होंने फरमान जारी कर दिया। अब आइए देखते हैं मुहम्मद शाह। ये हैं 1719 से 1748 ईस्वी तक ये शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो मुहम्मद शाह। ये इस क्वेश्चन पूछा जाता है और यही है। फिर नादिर शाह का आक्रमण होता है। करनाल युद्ध में मुगल सेना परास्त कर दी जाती है। रंगीला के नाम से कौन प्रसिद्ध है आपसे पूछा जाता है, तो मुहम्मद शाह है। हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व इन्होंने स्थापित किया है। अब देखिए शाह आलम द्वितीय, इनका जो कार्यकाल होता है 1759 से 1806 ईस्वी तक। मूल नाम है अली गौहर। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। फिर आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। ये हैं 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन करते हैं। बिना साम्राज्य का ही सम्राट कहलाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन इनको मिलता है। 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह द्वितीय की। अब आइए देखते हैं मुगल काल विविध। देखिए सबसे मुगल काल विविध में हम देखेंगे सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में। देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में इन्होंने रचना की है। ये सुप्रसिद्ध भक्त तथा संत कवि हैं। ये समकालीन शासक कौन है इनके समय, अकबर और जहांगीर। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, रामचरितमानस और विनय पत्रिका हैं। नामोल्लेख ये आईने अकबरी में करे हैं। अबुल फजल के आईने अकबरी में इनका नामोल्लेख मिलता है, नाम मिलता है। जीवन काल 1532 से 1663 ईस्वी में। अब आइए हम देखते हैं तुलसीदास। और देखिए इनके कुछ बड़े ग्रंथ हैं और कुछ छोटे ग्रंथ हैं। देखिए बड़े ग्रंथ की अगर हम बात करें तो दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है। और छोटे ग्रंथ पर पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, तो ये थे इनके छोटे ग्रंथ हैं। अब देखेंगे रचनाकार जो भक्त नामावली, ये ध्रुवदास हैं। भक्तमाल के कौन ने रचनाकार, नाभादास ही पूछा जाता है। केशव दास कौन कौन सी रचना की है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिय। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, आपसे हो सकता है रामचंद्रिका पूछ लिया जाए तो आप हो सकता तुलसीदास लगा दे, लेकिन नहीं, रामचंद्रिका केशव दास ने लिखा हुआ है। चित्रावली उस्मान ने लिखा हुआ है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं अकबर का मकबरा। जो अकबर का मकबरा था ये 5 मंजिल था। कितने मंजिल था, ये जो मकबरा जो था 5 मंजिल था। स्थिति कहाँ थे, सिकंदरा गांव में था। निर्माण की योजना स्वयं अकबर ने बनाई हुई थी। इसकी विशेषता क्या था, ये गुम्बद विहीन था। निर्माण कार्य जहांगीर द्वारा किया गया था। प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटा था। जो ऊपर की मंजिल थी नीचे की मंजिल से आकार में छोटा था। जैसे यहाँ पे बड़ा बन गया, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी थी। ये अकबर का मकबरा बना। अब आगरा किला, जो आगरा किला है ये अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खान की देखरेख में निर्मित किया गया था। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन बनाए गए थे। अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण मिलता है अकबर किला में। अब देखिए जहांगीरी महल इसी किले में स्थित है। अब कुछ देखिए महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि कौन सी है, सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि कौन सी है, जरी कलम है। हरि विजय सूरी को जगत गुरु उपाधि से सम्मानित करने वाला शासक कौन है, ये अकबर ही
हैं। नेक्स्ट देखिए मध्यकाल कुछ विविध देखते हैं, मिसलेनियस देखते हैं, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखते हैं। देखिए मैंने बताया है जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए जरूर इसको देख कर जाइएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने का विचार त्याग दिया कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन कहा गया बरनी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मुख्य स्थापत्य, मुख्य मध्यकालीन स्थापत्य। अदीना मस्जिद ये पंडुआ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। दाखिल दरवाजा ये मालदा पश्चिम बंगाल में है। तीन दरवाजा अहमदाबाद गुजरात में है। अब देखिए इसका जो शासक का प्रसिद्ध कार्य क्या है? इल्तुतमिश ने बताया था तुर्कान ए चहलगानी बनाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा, शेर शाह ने सड़क ए आजम, अकबर ने आइन ए दहसाला बनवाया हुआ था। अब देखिए भक्ति संत और व्यवसाय जो नामदेव थे ये दर्जी का व्यवसाय करते थे। कबीर थे ये जुलाहा थे। रविदास थे मोची थे। सेना कौन थे? नाई थे। अब देखिए भक्ति संत और जीवन काल जो कबीर दास थे इनका जो जीवन काल था 1398 से 1518 ईस्वी तक। गुरु नानक जो थे ये थे 1469 से 1539 ईस्वी तक। जो चैतन्य थे 1486 से 1533 ईस्वी तक। मीराबाई जो थे इनका 1498 से 1546 ईस्वी तक इनका। अब देखिए शासक और जीवन काल जो मोहम्मद बिन तुगलक थे 1325 से 1351 ईस्वी तक। मारवर्मन कुलशेखर थे 1308 से 1310 ईस्वी तक। देवराय द्वितीय थे ये 1422 से 1446 ईस्वी तक। कृष्ण देवराय थे 1509 से 1529 ईस्वी तक। अब देखिए क्या महाप्रभु चैतन्य, देखिए जो इनके संस्थापक थे ये मध्य गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक थे। पिता कौन थे? जगन्नाथ मिश्र थे। माता कौन थे? सची देवी थे। आराध्य देवता क्या थे? ये महाप्रभु चैतन्य के कृष्ण थे। इनका जो जीवन काल था 1486 से 1533 ईस्वी तक। जन्म स्थल नदिया जिला पश्चिम बंगाल में थे। निमाई इनका बचपन का नाम था। ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख ये संत थे। अब देखिए हम वारकरी संप्रदाय। देखिए वारकरी संप्रदाय है क्या? आइए देखते हैं। इनका जो मुख्य पीठ है ये पंढरपुर महाराष्ट्र में है। ये संस्थापक ज्ञानेश्वर अग्रगढ़ हैं। अंत संत कौन? नामदेव तुकाराम है। विशेष तत्व क्या है? ये विठोबा की पूजा कृष्ण के अवतार के रूप में इन्होंने किया था। अब देखिए क्या प्रमुख मध्यकालीन कवि एवं रचनाएं। मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन की रचना की। दामोदर कवि लखन सेन पद्मावती कथा लिखी। सोमनाथ राग विबोध पूछा गया है। अमीर खुसरो ने आशिका लिखी है। अब आइए हम देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध। पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किनके बीच में हुआ है? महाराणा प्रताप बनाम मानसिंह एवं आसफ खां के बीच में हुआ है। हकीम खान सूर ये महाराणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करता थे। परिणाम क्या हुआ? महाराणा प्रताप हार गए हैं। अब देखिए उत्तराधिकारी का युद्ध। सबसे पहले हम देखेंगे धर्मत का युद्ध। ये 15 अप्रैल 1658 को इसी हुआ है। औरंगजेब द्वारा दारा सिकोह जसवंत सिंह के साथ हुआ है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा सिकोह बनाम किसके द्वारा हुआ है? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ है। मुराद की संयुक्त सेना के बीच में हुआ है। औरंगजेब एवं मुराद की सेना के बीच में हुआ। मतलब समझ गए उत्तराधिकारी का युद्ध। एक तो हुआ है धर्मत का युद्ध हुआ है, दूसरा हुआ है सामूगढ़ का युद्ध हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए पुरंदर की संधि। हमने बताया कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ है। राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुआ है। बीजापुर 1686 में हुआ है। गोलकुंडा में 1687 ईस्वी में आधिपत्य जमा लिया है। औरंगजेब के काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे। औरंगजेब के काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू ही सेनापति रहे। देखिए ये था पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि बहुत ही कम टाइम में मैंने सारा कंप्लीट करा दिया। इसको आप क्या करिएगा,
एक बार में तो याद नहीं हो पाएगा, 2 से 3 बार आप वीडियो को 2x में करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप खुद वहाँ पे जब क्वेश्चन रहेंगे ना आप, तो वहाँ पे आप आंसर टिक कर ले जाएंगे। और जितना मैंने पढ़ाया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक